हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो 5th चैप्टर क्लास 7th की ज्योग्राफी का, जिसका नाम है वाटर। चलिए शुरू करते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर योर इमेजेस व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड। जब आप पानी के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? यू थिंक ऑफ रिवर्स, वाटरफॉल्स, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स, चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन रेन पुडल्स। ठीक है, जब आप पानी के बारे में सोचते हो तो कभी कभी आपके दिमाग में रिवर आती है, कभी वाटरफॉल आता है, कभी बारिश की रिमझिम आती है, कभी आपके नल का जो पानी है वो भी आता है। और चिल्ड्रंस को, जो बच्चों को पेपर बोट होती हैं, कागज़ की नाव बनाकर वो पानी के जो गड्ढे भर जाते हैं ना, उनमें चलाना उनको पसंद होता है। ये सब याद आता है ना आपको? बाय नून द पुडल्स वैनिश। जब दोपहर होती है तो ये पानी के गड्ढे जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वेयर डज द वाटर गो? ये पानी कहाँ जाता है? द सन्स हीट कोज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। जो सूर्य की गर्मी होती है उससे पानी वेपर में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड्स। जब ये पानी संघनित हो जाता है तो इससे बादल बन जाते हैं। From where it may fall on the land and see in the form of rain, snow and sleet. जब ये पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो आप देखते हो या तो ये बर्फ़ के रूप में आता है, या हिमपात के रूप में, या फिर बारिश के रूप में किसी तरह से भी आता है। ठीक है, ये ज़मीन पे भी गिर सकता है, ये समुद्र में भी गिर सकता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पानी ना लगातार बदलता रहता है अपने विभिन्न स्वरूपों के बीच में। जैसे कभी ये बर्फ़ बन जाता है, कभी ये पानी बन जाता है, कभी ये भाप बन जाता है, और ये सर्कुलेट करता है इस तरह से कि कैसे किस किस के बीच में, ओशन में, एटमॉस्फेयर में, जो हमारा वातावरण है उसमें, और ज़मीन के ऊपर ये बदलता रहता है इस वाटर साइकिल के थ्रू। फिर है आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम। हमारे जो अर्थ वो टेरेरियम की तरह काम करती है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो पानी सदियों पहले था वो पानी आज भी है, क्योंकि पानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाता रहता है। द वाटर यूज टू इरीगेट ए फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोन डाउन अमेजोन रिवर्स 100 ईयर्स अगो। जो आज हरियाणा के खेतों में पानी दिया जा रहा है खेतों में, वो पानी हो सकता है कि सालों पहले अमेजोन नदी में बह रहा हो। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पोन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। जो बर्फ़ होती है, जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, या पोन्ड होता है, या झरने होते हैं, ये सारे फ्रेश वाटर के सोर्स हैं। द ओशन बॉडीज एंड सी कंटेन सॉल्टी वाटर। जो महासागर और समुद्र हैं उनमें नमकीन पानी होता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्ट। जो समुद्र का पानी है, जो महासागरों का पानी है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक डिसोल्व होता है, इसलिए ये सॉल्टी वाटर है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। ज़्यादातर पानी इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। और कॉमन सॉल्ट जिसे कह सकते हैं, जो टेबल सॉल्ट होता है उसे कह सकते हैं हम, इसी को हम खाते भी हैं। तो महासागरों में, समुद्र में कैसा जल होता है? नमकीन जल होता है। उस नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, और वो साधारण नमक जो हम खाते हैं वही होता है। फिर है टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है? आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है फॉर कीपिंग स्मॉल प्लांट्स। छोटे छोटे पौधे रखने के लिए एक घर होता है। अब आपको एक एक्टिविटी करके देखनी है कि आपने अपना खुद का एक टेरेरियम बनाना है। क्या करना है? फिल 1/4 ऑफ ए बिग जार विद सोइल एंड प्रेस इट वेल। एक जार में 1/4 हिस्सा आपने मिट्टी का भर देना है, और इसमें एक ऊपर पतली लेयर ह्यूमस की भी डाल देनी है। ठीक है, इसमें क्या करना है? फिर बड़े पौधे लगाने हैं। प्लांट द लार्ज प्लांट फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम। उसके चारों तरफ छोटे छोटे पौधे लगाने हैं। फिर इसको, जो ये अरेंजमेंट आपने किया है, इसको स्प्रे कर देना है वाटर से। पानी इस पर स्प्रे करना और कुछ भी नहीं करना है, और इस जार को क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। The water that evaporates from the leaves and soil condenses and falls back in the form of drops of water. जो पानी है वो क्या करेगा? कंडेंस हो जाएगा। वाटर वेपर आपने डाल दिया, और कुछ पानी उस जार की जो सॉइल थी, ह्यूमस थी, वहाँ से भी निकलेगा, कुछ पानी पौधे की पत्तियों से भी निकलेगा। तो वो सारा क्या करेगा? इवेपोरेट हो जाएगा। फिर इवेपोरेट होने के बाद
कंडेंस हो जाएगा और वो बूंदों की फॉर्म में नीचे गिरने लगेगा। सेम प्रोसीजर हमारी अर्थ का है। हमारी तरह से पानी बादल बन जाते हैं, फिर कंडेंस होकर वो नीचे गिरने लग जाता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द वाटर सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हमें पता है कि 3/4 हिस्सा हमारी पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है। इफ देर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, if there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? अगर इस दुनिया में ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर पानी है, मतलब अर्थ नहीं है और वहाँ पे पानी ही पानी है, समुद्र की फॉर्म में, महासागर की फॉर्म में, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, तो फिर पानी की कमी क्यों है बहुत सारे देशों में? इज़ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस? क्या सारा पानी हमारे लिए है, हम यूज़ कर सकते हैं सारे पानी को? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। ये टेबल है, ये आपको पानी की परसेंटेज बताएगी कि कौन सा पानी कितना है। उससे पहले हम सैलिनिटी को समझ लेते हैं। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट in grams present in 1000 grams of water. The average salinity of the ocean is 35 parts per 1000। देखो 1000 ग्राम अगर पानी है, ठीक है, और उसमें 35 पार्ट्स क्या है, नमक का, तो वो पानी सलाइन कहलाएगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और आएगा कि 1000 ग्राम में एक जगह ऐसी है जहाँ पे 340 ग्राम पानी नमक है, ठीक है, उसको डेड सी बोलते हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेड सी है इजराइल में। 340 ग्राम्स उसमें क्या है, पर लीटर वाटर में 340 ग्राम नमक है। तो जो स्विमर होते हैं वो इस पे आराम से फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट कंटेंट ने इस पानी को सघन बना दिया है, घना बना दिया है, डेंस बना दिया है। अब देखो ये है हमारी टेबल, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पानी की क्या हालत है। जो ओशन है उसमें नमकीन पानी है, सलाइन वाटर, वो 97.3% है। मतलब 2.7% पानी और है हमारे पास जो कि हमारे लिए है, फ्रेश वाटर है। और उसमें से भी हम कुछ पानी ऐसा है जिसके पास हम नहीं पहुंच सकते, जैसे आइस कैप्स है, ठीक है। हम ऐसे थोड़ी ना है कि हमें पानी चाहिए और हम बर्फ़ जमी हुई है वहाँ जाएंगे पानी लेने, नहीं। तो वो 2% वो चला गया। अब कितना हो गया, 99.3% पानी, जिसमें से 2% फ्रेश वाटर है जिसे हम नहीं ले सकते। बच गया 0.7% वाटर जो हमारे लिए अवेलेबल है। और कैसे अवेलेबल है, देखिए उसमें ग्राउंड वाटर है 0.68, जो ज़मीन के नीचे है वो ज़्यादातर वो पानी आ गया। अब बच गया 0.02% जो ज़मीन के ऊपर है और हमारे लिए अवेलेबल है। तो टोटल वाटर में से 0.02% रह गया। देखो फ्रेश वाटर जिसमें 0.09 है, जो लेक्स हैं, ठीक है, सी और सॉल्ट लेक्स हैं वो 0.009% है। एटमॉस्फेयर में है कुछ पानी, ये देखो इतना तो एटमॉस्फेयर में ही है। अब रिवर्स में है ये पानी जो हमारे लिए अवेलेबल है, 0.0001% है। तो ये टोटल पानी बन गया। आप सबको जोड़ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी। किस तरह से एक्टिविटी कर सकते हो, देखो इस एक्टिविटी को भी उसी तरह से समझाने की कोशिश की है आपको कि आपको सही से समझ आ जाए। 2 लीटर पानी लेना है आपने। इट प्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये 2 लीटर पानी समझ लो कि टोटल सरफेस पे जो पानी है अर्थ पे वो है ये। मेजर आउट 12 स्पून ऑफ द वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बाउल। अब इस टोटल पानी अर्थ का कितना हो गया, सपोज किया हमने 2 लीटर, उसमें से 12 चम्मच हमने निकाल लिया। द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट द सॉल्टी वाटर फाउंड इन द ओशन एंड सीज। द वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, इट इज सलाइन। जो 2 लीटर पानी था उसमें से 12 चम्मच हमने निकालना है 2 लीटर में से। अब जो 2 लीटर का बाकी पानी बच गया 12 चम्मच निकालने के बाद, वो पानी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो नमकीन पानी है जो समुद्र में होता है, जो महासागरों में होता है। लेकिन ये फिट नहीं है हमारे कंज्यूम करने के लिए, हम नहीं ले सकते इसको, नहीं पी सकते, नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इसमें नमक होता है। अब ये 12 चम्मच पानी जो है ना, जो दूसरे बाउल में हमने लिया है, ये फ्रेश वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी अर्थ के ऊपर। मतलब 2 लीटर में से 12 चम्मच निकाला वो फ्रेश वाटर है।
द फिगर शोज इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्रेश वाटर। अब ये फिगर दिखा रही है कि ये 12 चम्मच पानी कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सी फॉर योर सेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बी यूज बाई यू। आप अपने आप को देखो कि कितना पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, 12 चम्मच में से 9 चम्मच तो हमारी बर्फ़ की फॉर्म में है। ठीक है, फिर 2 चम्मच ग्राउंड वाटर में है। 9, 10 और 11 चम्मच तो ये हो गया ना। तो हम ज़मीन के नीचे खुदाई कर सकते इतनी जहाँ से हम पानी ले सकें, या फिर वो भी हम ख़त्म ही कर चुके हैं। अब 9 चम्मच जो बर्फ़ है ना ही हम वहाँ जा सकते पानी लेने के लिए। अब बच गया हमारे पास 1 चम्मच पानी। उसमें से आधा चम्मच पानी जो लेक्स में है और 1 ड्रॉप रिवर में है। तो हमारे पास कभी कभी लेक्स का पानी होता है अवेलेबल, कभी कभी रिवर्स का, नदियों का पानी होता है। नदियों का ही आता है ना, हम खेतों में सिंचाई करते हैं वो वाला। तो एक ही बूंद पानी हमारे पास है और हम किस तरह से वेस्ट करते जा रहे हैं। तो इसके बारे में ज़रूर सोचना। ये सिर्फ हमारे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो इसलिए नहीं है। इस चीज़ को आप अमल में लाओ। ठीक है, ध्यान दो इस चीज़ पे कि आपने पानी को बचाना है। वाटर इज़ ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हमारे जीने के लिए पानी ज़रूरी है। वाटर अलोन कैन क्विंच फॉर आवर थ्रस्ट व्हेन वी आर थ्रस्टी। जब हमें प्यास लगती है तो पानी ही हमारी प्यास को बुझाता है ना। वो ऐड जो आती है ना टीवी पे कि आपकी लिम्का और ये प्यास बुझाए, और जो भी होती है ये कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे कुछ नहीं होता। पानी ही है जो पानी की कमी को पूरी करेगा। हाउ डोंट Now don't you think that we are wasting a precious resource when we use water carelessly? क्या आपको नहीं लगता कि जब हम पानी को बहुत ही केयरलेसली यूज़ करते हैं बिना ध्यान दिए, तो हम पानी का नुकसान कर रहे हैं, एक प्रीशियस रिसोर्स को ख़त्म कर रहे हैं। नाउ ये ऊपर वाले कॉलम में बहुत सारी कटिंग्स हैं लगाई हुई हैं आपको दिखाने के लिए। हमें बताना है कि वाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट फॉर अस। सेकेंड क्वेश्चन, सजेस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व। हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, जैसे आप अपने घर में कैसे बचा सकते हो और स्कूल में कैसे बचा सकते हो। ठीक है, ये बताना है। अब ओशन सर्कुलेशन आपने देखना है। ओशन में जो ये होता है वाटर का सर्कुलेशन, ये कैसे होता है। देर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर्स। जब आप समुद्र के किनारे पे चलते हो तो आपको कुछ मैजिकल लगेगा, जादू ही लगेगा। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। ये सब हमें आकर्षित करते हैं। क्या, जो जो बीच की गीली ज़मीन होती है, जो ठंडी ब्रीज होती है, हवाएं होती हैं, जो समुद्र के पक्षी होते हैं, और जो नमक की गंध होती है हवा में, और जो म्यूज़िक होता है वेव्स का। ठीक है, ये सारी हमें बहुत ही आकर्षित करती है। अनलाइक द कम वाटर ऑफ पॉन्ड एंड लेक्स, द ओशन वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूसली। जैसे लेक्स में या पॉन्ड्स में पानी ठहरा रहता है ना, ऐसे समुद्र का पानी ठहरा नहीं रहता, वो हमेशा मूव करता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी नहीं रुकता। द मोमेंट दैट अकर इन द ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इंटू वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। जो पानी समुद्र का जाता है, आता है, उठता रहता है, गिरता रहता है, उसको वेव्स में, टाइड्स में और करंट्स में डिफाइन किया गया है। ठीक है, ज्वार भाटा, तरंगें, लहरें, इस तरह से। देखो 22 मार्च को दिन जो है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, और पानी को बचाने के अलग अलग तरीके सुझाए जाते हैं। ठीक है, तो 22 मार्च को कैसे याद करोगे। देखो, एक बूंद जिंदगी की, पोलियो के लिए कहा था, लेकिन पोलियो से तो काम अकेले से नहीं चलेगा, पानी बहुत ज़रूरी है। तो 2 बूंद, टिप टिप बरसा पानी, है ना, ऐसे बोलते हैं, गाना गाते हैं। तो बूंद बूंद से सागर भरता, हम छोटे थे जब कविता भी गाते थे, तो एक बूंद तो एक एक हो गया। ठीक है, और दो दो बूंद हैं तो 2 टिप टिप, है ना। तो 22 मार्च को आप याद रख लेना कि पानी बचाना चाहिए। 22 मार्च का दिन हमारे लिए यही मैसेज लाता है। फिर हम वेव्स की बात करते हैं। देखो वेव्स कैसे उठती हैं, पहले तो ये समझ लो। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। जब सरफेस पे, जो समुद्र के किनारे, समुद्र का जो सरफेस है उसके ऊपर से हवा गुजरती है तो वेव्स उठती हैं, लहरें उठती हैं। स्ट्रोंगर द विंड्स ब्लो द बिगर द वेव्स बिकम। जितनी तेज हवा होगी उतनी ही ज़्यादा तेज तरंगे उठेंगी। ठीक है, व्हेन वेव्स के बारे में, when you are playing throw a ball on the beach and ball falls into the water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves.
When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are waves. They are called waves. ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप खेल रहे होते हो तो आप बीच पे खेलते खेलते अपनी बॉल को समुद्र में फेंक देते हो, तो क्या होता है, तो आपको ये आश्चर्यचकित लगेगा, मज़ा आएगा देख के कि जो पानी के साथ बॉल है वो आपके किनारे पे आ गई। ठीक है, तो जो पानी है जब सरफेस से ऊपर उठ जाता है और जब नीचे गिर जाता है, ऊपर उठता है नीचे गिरता है, फिर ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर, इस तरह से जो पानी का गिरना और उठना है उसी को तो वेव कहते हैं। तो वेव समझ गए आप। ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड्स ब्लोन एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। जब तूफान आता है तो बहुत ऊंची स्पीड से उठती हैं ये, तो वो बड़ी वेव्स बनाती हैं। दीज में कोज ट्रमेंडस डिस्ट्रक्शन, ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकती हैं। An earthquake, volcanic eruption or underwater landslides can shift large amount of ocean water. जब जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है या वोल्केनिक इरप्शन होता है या लैंडस्लाइड होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी जो ओशन का है वो शिफ्ट हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर हटेगी तो उसकी जगह पे दूसरी चीज़ आ जाएगी। जैसे अब जो ज़मीन है वो खिसकेगी तो उसकी जगह पे पानी चला जाएगा, तो इस तरह से समुद्र का पानी खिसक जाता है। एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड। जैसे कि ह्यूज टाइडल, बड़ी टाइडल वेव्स बनती हैं वो 15 किलोमीटर होती हैं। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर वॉज 150 मीटर हाई। अब तक को जो सबसे बड़ा सुनामी मापा गया है वो 150 मीटर ऊंचा था। द वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। जो वेव्स होती हैं वो 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज टू द कोस्टल एरियाज ऑफ द इंडिया। जो सुनामी है 2004 का, वाइड, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया कोस्टल एरिया में, जो समुद्र के पास के एरिया हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान किया 2004 वाली ने। इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गोट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। जो इंदिरा पॉइंट था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वो क्या हो गया, डूब गया सुनामी में। ठीक है, अब ये जान लो आप, ये जो सुनामी होता है ये जापानी वर्ड है, इसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, पोताश्रय तरंगे। ठीक है, एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देर इज सुनामी। हार्बर जो है वो नुकसान नष्ट हो जाता है, पोताश्रय जो है नष्ट हो जाते हैं जब भी सुनामी आता है, इसलिए इसको हार्बर वेव्स भी बोलते हैं। अब जो सुनामी आया था वो पैंडेमोनियम है, तांडव है हमारी पृथ्वी का। तो हम इसे समझ लेते हैं कि सुनामी ने क्या क्या किया हमारे साथ। Tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on the 26th December 2004। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों या फिर कह सकते हो पोताश्रय तरंगों के कारण बहुत विनाश हुआ। द वेव्स वॉज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ सुमात्रा। देखो, जिसका आदि केंद्र था ना, ये जो भूकंप का परिणाम थी ये तरंगे। ठीक है, तो इसका अधिकेंद्र कहाँ था, सुमात्रा की सीमा पर था। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वॉज 9 ऑन द रिक्टर स्केल। इसकी रिक्टर स्केल पर 9 मापी गई थी अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, जैसे ही इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे खिसक गई, द सडन मोमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। जो तो सी फ्लोर का मोमेंट हुआ, फ्लोर का, ठीक है, जो समुद्र के तल है उसका मोमेंट होने से अर्थक्वेक आ गया। द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 एंड टाइड्स एंड टिल्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो समुद्र का तल है वो 10 से 20 मीटर टिल्ट हो गया, झुक गया और नीचे की तरफ। ठीक है, ए ह्यूज मास ऑफ द ओशन वाटर फ्लोड टू फिल द गैप दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। जो ये क्या है, प्लेट्स जो सरकी थी, धसी थी, है ना, उसकी वजह से वहाँ पे जगह बन गई तो समुद्र का पानी उसमें चला गया। दिस मार्क्ड द विड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ द लैंड मासेस इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया। इसके फलस्वरूप दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के जो समुद्र तट हैं वहाँ का जल हटने लगा। ह्यूज मास ऑफ द ओशन वाटर फ्लो टू फिल। अच्छा, इसकी वजह से जो पानी था उसमें चला गया। आफ्टर थर्स्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट द वाटर मासेस रश्ड बैक टूवर्ड द कोस्ट लाइन। अब क्या हुआ, भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने से जल वापस समुद्र की ओर आने लगा। ठीक है, समुद्र तट की ओर आने लगा।
फिर सुनामी ट्रैवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। अब सुनामी उठा जिसकी वजह से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी आ रहा था। कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कंप्लीटली वॉश अवे सम ऑफ द आइसलैंड इन द इंडियन ओशन। इसकी जो तुलना थी ना, वो जो हमारे क्या है जहाज़ होते हैं ना, उनसे की जाने लगी। ठीक है, इतनी स्पीड से था कि इसकी जहाज़ों से तुलना की जाने लगी। और ये पानी क्या हुआ, मतलब पूरी तरह से जो वहाँ के नज़दीक के इलाके थे वो डूब गए। द इंदिरा पॉइंट इन द इंडियन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड दैट मार्क्ड द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। देखो, जो इंदिरा पॉइंट था ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साउथ मोस्ट पॉइंट है, वो पूरी तरह से डूब गया। एज द वेव्स मूव्ड from earthquake epicenter from Sumatra toward the Andaman Island and Sri Lanka, the waves length decreases with the decreasing depth of the water। जैसे ही पानी मूव कर रहा था अपने एपिसेंटर से किधर, अंडमान निकोबार और श्रीलंका की तरफ, तो उन जो लेंथ थी उसकी वो डिक्रीज होने लगी। जैसे ही पानी की गहराई बढ़ती रही वैसे ही उसकी लेंथ भी डिक्रीज हो गई। ठीक है, द ट्रैवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन। जो ट्रैवलिंग स्पीड थी वो 700 से 900 किलोमीटर पर घंटा कम हो गई और वो 70 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई। ठीक है, पहले वो 700 से 900 किलोमीटर पर घंटे चल रही थी, पर आवर चल रही थी, लेकिन अब वो 70 किलोमीटर पर आवर चल रही है। सुनामी वेव्स ट्रेवल्ड अप टू ए डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर। अब ये सुनामी 3 किलोमीटर समुद्र की गहराई में भी चल रही थी। फ्रॉम द कोस्ट किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन लैक ऑफ हाउसेस। अब इससे क्या हुआ, 10,000 लोगों की जानें चली गई और 1 लाख से ज़्यादा घर बर्बाद हो गए। इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी, अंडमान एंड निकोबार। इंडिया में ये सारे जो प्रदेश हैं वो अफेक्टेड रहे। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। हमें पता है कि जो अर्थक्वेक है उसे हम पहले नहीं जा सकते, कि पहले पता नहीं लगा सकते। इट इज़ पॉसिबल टू गिव 3-4 आर नोटिस ऑफ द पोटेंशियल सुनामी। और ये सुनामी जो होता है इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है 3-4 घंटे पहले बता दिया जाए लोगों को। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन बट नॉट इन द इंडियन ओशन। जो हिंद महासागर है वहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन प्रशांत महासागर में ऐसी फैसिलिटी है। तो कैसे याद करोगे कि इंडिया में फैसिलिटी हो ना हो काम चल जाता है। ठीक है, और हिंद महासागर में ज़्यादा मतलब ये सुनामी नहीं आता। सुनामी आर रेयर इन इंडियन ओशन एज द सिस्मिक एक्टिविटी इज लेस एज कम्पेयर टू पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्मिक वेव्स होती हैं और ये सुनामी चलती है, और हिंद महासागर में नहीं चलती, इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप सबको वार्निंग दी जाए। और भगवान करे कि हमारे हिंद महासागर में कभी सुनामी आए ही ना। वैसे तो कहीं ना आए, हम नहीं चाहते कि कभी कहीं भी जान माल की हानि हो। देखो, जो सुनामी की वजह से तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पे जो नुकसान हुआ था उसकी पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं, आपको पता चल जाए। द सुनामी दैट ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years। जो सुनामी 2004 में आया था ना साउथ और साउथ ईस्ट एशियन ओशन में, वो सबसे ज़्यादा सालों कई सौ साल तक मतलब ऐसा नहीं आया था जो 2004 में आया था। द लार्ज डैमेज कोज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज प्राइमली एज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग। एक तो जांच की वजह से, पहले ही जांच नहीं हो पाती, इसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। द अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट डेवलपर्स ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, जो हमारे इंडियन ओशन है ना उसमें इस तरह की हिंद महासागर में निरीक्षण की जो चेतावनी है उसकी, और ये सारी कमियों की वजह से, लोगों की जागरूकता की कमी की वजह से ये सारी नुकसान की हमने मतलब नुकसान झेला इतना सारा। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव्स। ठीक है, ये क्यों होता है कि जब जैसे ही समुद्र का पानी नीचे जाना शुरू कर देता है उसके बाद बहुत भारी तरंगे उठती हैं, वहाँ से लहरें उठती हैं जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है जब भी पानी नीचे जाने लगे समुद्र का, तो आपको उसको देखने के लिए नहीं जाना है, उससे दूर भागना है कि अब कुछ गलत होने वाला है। व्हेन दिस हैपन ऑन द कोस्ट, जब ये होता है कोस्ट पे, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट टू व्यू द मिरेकल।
लोग क्या करते हैं कि बजाय कि वो दूसरी जगह पे ऊंची जगह पे चले जाएं, वो उस मिरेकल को, उस अचंभे को देखने के लिए उसके पास चले जाते हैं. एज ए कॉन्सिक्वेंस देयर वाज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस onlookers when the gigantic wave struck. तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जब जो सुनामी आई थी, उसकी विशाल तरंगें जब आई थी, तो बड़ी संख्या में लोग उसे उत्सुकता से देखने के लिए वहाँ खड़े थे और सबकी मृत्यु हो गई. अब हम टाइड्स की बात करते हैं, ज्वार भाटा की बात करते हैं. देखो, ज्वार भाटा बताने से पहले मैं आपको याद करवा दूँ, ज्वार क्या होता है. एक पेड़ भी होता है जो भैंसों को या फिर कोई भी जानवरों को खिलाते हैं, पशुओं को, है ना. तो ज्वार बहुत ऊंची हाइट में होती है. आप अगर खड़े हो जाओगे तो आप दिखोगे भी नहीं, इतनी, इससे भी ज़्यादा ऊंची होती है. तो इसे ज्वार, जो ऊंची उठने वाली तरंगें होती है उनको ज्वार कहते हैं, और जो नीचे चली जाती है उनको भाटा कहते हैं. ठीक है, तो ज्वार भाटा याद हो गया. टाइड्स मतलब ज्वार भाटा. तो रिदमिक राइज एंड फॉल इन द ओशन वेव्स ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड टाइड्स. टाइड क्या कहते हैं, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, जो नियम से, मतलब दिन में 2 बार उठता है, वो ज्वार भाटा होता है. इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग ऑफ इट्स हाईएस्ट लेवल. ये हाई टाइड होता है जब पानी अपनी ऊंचाई पर होता है. ठीक है, जब ऊंचाई पर उठकर नदी के बड़े हिस्से को डुबो देता है, मतलब वो ज्वार है. इट इज़ लो टाइड व्हेन द वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसेड्स फ्रॉम द शोर. जब निम्नतम स्तर पर आ जाता है, बहुत ही कम, और पीछे चला जाता है ना शोर से, मतलब किनारे से, तब वो लो टाइड्स होता है. ठीक है, तो क्या बच गया हमारा. अब देख लेते हैं कि ये टाइड्स क्यों होते हैं, लो टाइड्स हाई टाइड्स क्यों होते हैं. देखो, पहले इसे पढ़ लो और उसके बाद इसे समझ लो. द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स. जो ग्रेविटेशनल पुल होते हैं ना, किसके, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, मून की और सन के ग्रेविटेशनल पुल की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाइड्स उठते हैं, ज्वार भाटा उठते हैं. द वाटर of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force cause high tide. देखो, जब मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को ज़्यादा फील करता है ओशन वाटर या अर्थ, आप समझ लो, तो हाई टाइड्स उठते हैं. ड्यूरिंग द मून फुल मून, द न्यू मून डे, द सन एंड मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड टाइड्स आर हाईएस्ट. जब ये तीनों एक दिशा में होते हैं ना फुल मून के दिन, तो ये मून भी और सन भी और अर्थ भी एक लाइन में हो गई. तो अर्थ मून का भी ग्रेविटेशनल पुल फील कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर रही है, और सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर रही है, तो हाईएस्ट टाइड होता है उस टाइम पे. दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स. व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड द फास्ट क्वार्टर, जब जो मून होता है फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, तो ओशन वेव्स गेट ड्रॉन इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स. देखो, पहले मून है, बीच में अर्थ है, फिर सन है, तो इधर से भी ग्रेविटेशनल पुल, जो पुल है, इसे फील हो रहा है, इधर से भी फील हो रहा है, तो दोनों तरफ से है, तो कम ही टाइड होंगे, क्योंकि 2 अपोजिट डायरेक्शन से खींचा जा रहा है ना, तो लो टाइड्स उठते हैं. दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स. इनको नीप टाइड्स बोलते हैं. हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर. जो हाई टाइड्स होते हैं उनका फ़ायदा क्या होता है, आपको तो डर लगा होगा कि हाई टाइड्स नहीं आने चाहिए, लेकिन उनका फ़ायदा होता है. वो क्या करते हैं, नेविगेशन में, नौका चालन जो होता है उसमें हेल्प करते हैं, हेल्प मिल जाती है नौका चलाने वालों को कि वो किनारे पे आ जाते हैं. दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर ईजीली. आसानी से वो किनारे पे चले जाते हैं अपने सी शोर पे. द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग. हाई टाइड्स फिशिंग में भी हेल्प करता है. कैसे, मैनी मोर फिशेज कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स. हाई टाइड जब होता है तो बहुत सारी मछलियाँ जो है वो किनारे पे आ जाती हैं, तो वो मछुआरे पकड़ लेते हैं आसानी से. दिस अनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच. एक बार में बहुत ज़्यादा मछलियाँ उनको मिल जाती हैं. द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड इज़ बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस. जो कई कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हाई टाइड लो टाइड बिजली बना ली जाती है. ठीक है, फिर ओशन करंट की बात करते हैं. उससे पहले हम ये पढ़ेंगे एक्टिविटी फुल बकेट ऑफ वाटर. ठीक है, एक बकेट को भरना है पानी से, हीट करना है वाटर को, इसमें इमर्शन रोड डाल के हीट कर लो.
ठीक है। फिर उसमें अदर साइड में इंट्रोड्यूस करना है आइस ट्रे को, जस्ट रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रीज़र। जो अभी अभी आइस ट्रे आपने फ्रीज से निकाली है वो उसमें ऐड करनी है। अब उसमें क्या करना है, रेड इंक आपने डालनी है और ऑब्जर्व करना है वाटर करंट को, ताकि आप कन्वेक्शन को फील कर सको। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ocean currents. Ocean currents are the stream of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो निश्चित दिशा में बहती हैं, ठीक है, डेफिनेट डायरेक्शन होती है। ओशन करंट में बी वार्म और कोल्ड। जो ओशन करंट होते हैं वो हमेशा ठंडे नहीं होते, वो गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं। जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल। आपको पता है इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी होती है और पोल्स पे ठंड होती है, तो वार्म करंट जो है वो इक्वेटर पे ही ओरिजिनेट होते हैं। द कोल्ड करंट कैरी वार्म वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर लैटिट्यूड और ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। जो ठंडा पानी होता है वो हमेशा पोलर से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाता है और ट्रॉपिकल से लोअर लैटिट्यूड की तरफ जाता है, ठीक है। द लेब्राडोर ओशन करंट इज़ कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज़ वार्म करंट। देखो अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाए ना, तो लेब्राडोर ओशन करंट होता है वो कोल्ड वाटर करंट होता है, गल्फ स्ट्रीम है जो वार्म वाटर करंट होता है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। तो जो ओशन करंट है वो वहाँ के एरिया के टेम्परेचर कंडीशंस को भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसे वार्म ओशन करंट है तो पास का भी टेम्परेचर गर्म ही होगा। The ocean current influence temperature condition of the area. The warm current bring about warm temperature over the land surface. जैसे ही warm current होंगी तो पास का भी गर्म ही एरिया होगा। The area where the warm and cold current meet provide the best fishing ground for the of the देखो जो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है ना वो कब होता है, जब वार्म और कोल्ड करंट दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, जब वार्म और कोल्ड दोनों ही बेस्ट फिशिंग एरिया होता है। आप ये समझना मत कि ठंडा पानी ही चाहिए फिशेस को। सी अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। जो समुंदर है जो जापान के आसपास के और उत्तर अमेरिका के पूर्व तट के, वो इसके कुछ उदाहरण हैं। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। एक फ़ायदा ये है कि वहाँ पे फिशिंग अच्छी हो जाती है और जहाँ पे वार्म और कोल्ड वाटर करंट होते हैं, लेकिन वार्म और कोल्ड वाटर करंट होने से ना वहाँ पे फोगी हो जाता है, धुंध हो जाती है, जिसकी वजह से नौका चालन में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ये था हमारा 5th चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे कुछ वीडियो बनाने में दिक्कत आती है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। कभी कभी ना आवाज़ नहीं सुनाई देती और मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और इसको हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं बात, थोड़ी सी मुझे आपसे बात भी करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।